दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रैक्टिस सेट। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट लगाओ। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पिछली वीडियो में जो थे आपके जो गिव अवे दिया गया था वो दे दिया गया है। इस वीडियो में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो दिया गया है क्वेश्चन है, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक से क्वेश्चन पूछा गया है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला दिया गया अधिकरण कारक, दूसरा संबोधन, उसके बाद फिर तीसरा कर्ता और करण कारक। ठीक, जो अधिकरण कारक होता है उसमें अधिकार की बात होती है, कोई अधिकार की बात की नहीं गई है। करण कारक में किसकी होती है? आपके एक साधन का बोध होता है, जबकि कर्म में कर्म का बोध होता है। ठीक है, और वैसे भी आप इससे चिन्ह से पहचान सकते हो। ए राकेश यहाँ में कौन सा आपका कारक हो जाएगा? हमारा हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक, अधिकार की बात होती तो अधिकरण कारक हो जाता, कर्म की बात होती तो कर्म कारक हो जाता, कोई साधन की बोध होती तो करण कारक हो जाता। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ठीक है, भाववाचक संज्ञा का अन्य नाम क्या है? अदृश्य संज्ञा भी है। भाववाचक संज्ञा को हम अदृश्य संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और लास्ट आपका भाववाचक। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जबकि याद रखना है कि संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं? अगर संज्ञा के विकारक तत्व पूछे जाए तो 3 होते हैं। कौन कौन से हैं आपके? लिंग, वचन और कारक। ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संज्ञा के विकारक तत्व कितने होते हैं? तो 3, लिंग, वचन, कारक। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि रचना के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक शब्द और लास्ट योग रूप। ठीक है, अब संज्ञा से जो भी क्वेश्चन आएंगे प्रकार से आप कर दोगे। अगर पूछे उत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। उसके बाद विकारक तत्व कितने होते हैं? 3, लिंग, वचन, कारक। और इसमें जो पूछा था हमारा मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो मीठा का जो हमारा भाववाचक संज्ञा होगा ये होगा आपका मिठास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब ये सर्वनाम सा क्वेश्चन है और इसमें पूछा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जबकि सर्वनाम की संख्या कितनी बताई गई है? सर्वनाम की संख्या 11 होती है। ठीक है, सर्वनाम हमारे कैसे शब्द हैं? तो याद रखना, सर्वनाम हमारे विकारी शब्द होते हैं, अर्थात सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है। सर्वनाम की परिभाषा, ऐसा शब्द जो सभी नामों के स्थान पर प्रयोग हो जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो दिया गया है इसके कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन दे दिए गए उत्तम, अन्य, ठीक है, मध्य, या इसमें से कोई नहीं। अब देखो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो केवल बात कहने का कार्य करते हैं, जैसे मैं, मुझे, मुझको, तो ये सब कैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो केवल बात सुनने का कार्य करते हैं, जैसे आप, तुम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जबकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो ना तो बात कहते हैं ना ही बात सुनते हैं, केवल उनके बारे में बात होती है, जैसे वे, वह, उन्हें आदि। ठीक है, तो ये हमारे जो दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं तीन, उत्तम पुरुषवाचक, मध्य और अन्य। इसी में से क्वेश्चन पूछा था कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वनाम से पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, ठीक है, या पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण है? विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, लिंग से, वचन से, कारक से, ठीक है, सबसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखते हैं अपना जो दिया गया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद नेक्स्ट ये जो दिया गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण, इसके 2 भेद होते हैं, एक आपका निश्चय परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चय परिमाणवाचक। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, कितना पिया? ठीक है, आधा लीटर, एक किसका पता चला हमें? एक परिमाण का, एक नापतोल का पता चला, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, न गुण है, न संख्या है, न सार्वनामिक है, तो मीरा ने आधा लीटर दूध पिया में कौन सा विशेषण हो जाएगा हमारा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। पूछा था परिमाणवाचक विशेषणों के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और इसके अंदर भी अगर पूछता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों के कितने भेद होते हैं, तो इसके हो जाते हैं आपके, नहीं इसके नहीं, इसके तो 2 ही होते हैं, वो आपके संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो परिमाणवाचक के 2 ही होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का भाव उत्पन्न हुआ है? कौन सी सकर्मक क्रिया है? क्रिया का मूल रूप क्या होता है? सभी को पता है क्रिया का मूल रूप धातु होता है। धातु के 2 भेद होते हैं, पहला मौलिक या मूल और दूसरा होता है आपका यौगिक। ठीक है, यौगिक धातु वो होती है जो अन्य किसी के योग से बनती है, मौलिक धातु वो होती है जिस किसी के अन्य के योग से ना बनती है। ठीक है, इसमें दिया गया हमारा सकर्मक क्रिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का भेद है? ठीक है, इसमें दिया गया है, तो सकर्मक क्रिया का जो भेद होगा, उसने कार बेच दी। क्या बेच दी? कार बेच दी। कौन सा हो जाएगा हमारा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य, कौन सा वाच्य? कृतवाच्य का वाक्य बताइए, अर्थात कृतवाच्य वाला वाक्य कौन सा होगा? जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। उसका दूसरा राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला जाए, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। अब देखो द्वारा शब्द होता है आपका कर्मवाच्य में, तो द्वारा तो होना नहीं है, ठीक है, ये नहीं होना। उसके बाद आज टहलने चला जाए हमारा कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य, तो ये भी नहीं होना। कौन सा हो जाएगा अपना? आपको याद रखना तुलसीदास, और वैसे भी इसमें ने आया है, और ने किस में आता है? कृतवाच्य में आता है। तुलसीदास ने
रामचरितमानस लिखी। ठीक है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको याद रखना, बोलने का विषय। बोलने का विषय उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, अर्थात भूतकाल से इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। 7वें क्वेश्चन में मैं खाना खा चुका था, इसमें हमारा कौन सा काल होगा। आसन्न भूत, क्या भी निकट में समाप्त हुआ, नहीं हुआ। संदिग्ध की बात है, संदेह की तो कोई बात ही नहीं है। सामान्य भूत, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, मैं खाना खा चुका था, कौन सा हमारा काल होगा, तो ये होगा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, टाइम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कंठ तालु। अब जो दिया गया हमारा, पहला दिया गया है जो ओ दिया गया है, ओ का जो उच्चारण स्थान होता है हमारा, इसका कंठ ओष्ठ होता है, ना कि कंठ तालु होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, तो हमारा उसमें व्यंजन है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है हमारा, ये होता है सिर्फ कंठ का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो 6 होता है, ये हमारा 6 वर्ग में आता है, ये होता है हमारा तालु। ठीक है, तो कंठ तालव्य जो होते हैं हमारे, दोनों होते हैं ए बी और आई बी। ठीक है, ये ए है, ये आई है, ये दोनों क्या होते हैं हमारे, कंठ तालु होते हैं। ठीक है, एक गिव अवे यहीं पर बताना है आपको कि ये जो दोनों ए दिए गए हैं, आई बी और ए बी, ए और आई, ठीक है, कि किस आधार पे टूटे नहीं, अर्थात इनका विच्छेद किस तरह से किया जाता है, या ये किन स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद पहला गिव अवे एक अपना लास्ट में पूछे जाएंगे, और आप जो आंसर दिया करो पूरा दिया करो। ठीक है, कोई एक आंसर का, एक क्वेश्चन का आंसर देता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दोनों का आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है, दिया गया है और ब्राह्म चिन्ह उपयुक्त होता है, अर्थात ये कौन सा हमारा ब्राह्म चिन्ह होगा। तो ये जो हमारा ब्राह्म चिन्ह होता है, बराबर का निशान बोल देते हैं हम, ये क्या होता है हमारा तुल्यता सूचक ब्राह्म चिन्ह होता है। उसके बाद नेक्स्ट ब्राह्म चिन्ह का जो हमारा शाब्दिक अर्थ होता है, तो ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, अर्थात कुछ क्षण के लिए क्या हो जाना, ठहर जाना। ब्राह्म चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठहराव होता है। ब्राह्म चिन्हों की कुल संख्या आपको पता है, ब्राह्म चिन्हों की कुल संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कामताजी कामताजी प्रसाद द्वारा ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है, 20 मानी गई है। ब्राह्म चिन्हों को हमने कौन सी भाषा से लिया है, तो याद रखना अंग्रेजी भाषा से लिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा विवरण चिन्ह होता है, ये आपको पता है विवरण चिन्ह। उसके बाद जो हमारा लाघव होता है, जो हम छोटा करने के लिए कह देते हैं। उसके बाद हमारा संयोजक जो चिन्ह होता है, ये आपको बताना है कौन सा संयोजक चिन्ह होता है। ठीक है, आपको याद रखना, ब्राह्म चिन्ह से क्वेश्चन पूछा गया, हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा। गो का बहुवचन पूछा है। ठीक है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या होता है। ठीक है, इससे एकता और अनेकता का पता चलता है। ठीक है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, जबकि अंग्रेजी नहीं, संस्कृत में वचन के कितने भेद होते हैं, 3 वचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। वचन कैसे शब्द है हमारे, ये हमारे विकारी शब्द है, अर्थात लिंग वचन कारक के आधार पर हम वचन में भेदभाव कर सकते हैं, जो भेद करना चाहते हैं। ठीक है, गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा, ये बताना है। तो गो का जो बहुवचन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गो का गोए
हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक समानार्थी शब्द नहीं, उस शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जो मतलब एक समानार्थी शब्द नहीं होगा, 3 समानार्थी बैठेंगे, एक नहीं है, ये बताना आपको। पहला दिया गया विलक्षण, दूसरा अनूठा, उसके बाद दिया गया रहस्यमय और चौथा हमारा भिन्न दिया गया है। अर्थात इसमें 3 ऑप्शन तो मैच होंगे, एक बिल्कुल अलग होगा। समानार्थी शब्दों से बिल्कुल भिन्न छांटना है, कौन सा होगा, विलक्षण, अनूठा, भिन्न या रहस्यमय। तो इसमें जो अलग होगा, देखो विलक्षण, अनूठा और भिन्न ये एक होते हैं बिल्कुल अलग, रहस्य में बिल्कुल अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, रहस्य में इनका समानार्थी नहीं बनेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, आसान क्वेश्चन है, इतना कोई टफ नहीं। इसमें बर का स्त्रीलिंग पूछा है, तो बर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बर का स्त्रीलिंग। तो बर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बर का बधु हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अगला दिया गया है, लालटेन शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है। अर्थात ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये देशज है या विदेशज है। लालटेन, देखो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, सभी को पता है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से बदले हुए रूप होते हैं। विदेशज वो होते हैं जो हमने विदेश से लिए। विदेशज को और क्या कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जबकि देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ना चलता हो, उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। परिभाषा चारों की आती है, आपको चारों को याद रखना है। सबसे ज्यादा परिभाषा देशज की पूछी जाती है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले उसे देशज शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा हमारा, लालटेन पूछा है, तो लालटेन क्या होगा हमारा, ये विदेशज शब्द है और विदेशज को क्या बोलते हैं हम, आगत बोल देते हैं। तो लालटेन हमारा आगत शब्द है या विदेशज शब्द है। अगर बात कर लेते हैं कौन सी भाषा का है लालटेन, तो ये हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा। ठीक है, याद रखना लालटेन कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकारी शब्द क्या होते हैं। अभिकारी शब्द क्या होते हैं, अभिकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, उन शब्दों को हम अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या है हमारा, संज्ञा हमारा विकारी शब्द है। ठीक है, इसमें लिंग वचन हम बदल सकते हैं। सर्वनाम क्या है हमारा, ये विकारी शब्द है, वह का भी कर सकते हैं। विशेषण भी हमारा विकारी शब्द है, गोरा गोरी हो जाएगा। अव्यय क्या है हमारा, ये अव्यय एक अविकारी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात कर लेते हैं अव्यय के भेद कितने होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। आपको चारों को याद रखना है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। ठीक है, देखो अभी पिछला जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से आया था कि निम्नलिखित में कौन सा आपका अव्यय का भेद नहीं है। तो इसी तरह से ये आपको बार बार लिखाए जाते हैं कि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना कि अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं, 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, बेमेल छांटिए, अर्थात जो बिल्कुल भिन्न है। सेवा सदन, निर्मला, गोदान और चंद्रकांता। अर्थात इसमें ऐसा होगा 3 रचनाएं तो किसी एक व्यक्ति की होगी, एक अलग की होगी। ठीक है, और वो हमें मिल चुकी है कौन सी, चंद्रकांता। चंद्रकांता किसकी रचना है, तो ये आपको पता है, देवकी नंदन खत्री की कौन सी रचना है, चंद्रकांता। जबकि सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये किसकी हो जाएंगी, मुंशी प्रेमचंद्र की। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र की है। और गोदान तो मुंशी प्रेमचंद्र की अंतिम रचना है। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध भी पूछी जाए तो भी आपकी कौन सी हो जाती है, गोदान हो जाती है। जबकि मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास क्या आता है,
मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, ठीक है। जबकि पहला अगर पूछा जाए तो सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है, तो याद रखना पहला है सेवा सदन, पहला उपन्यास होता है। इसे उर्दू में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना बाजारे हुस्न के नाम से जानते हैं, बाजारे हुस्न के नाम से सेवा सदन को जाना जाता है। जबकि अन्य में क्या क्या आते हैं मुंशी प्रेमचंद का, जब से प्रसिद्ध आता है गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, सब किसके हैं आपके, मुंशी प्रेमचंद के। जबकि बहुत प्रसिद्ध आता है, आपको याद रखना है सोजे वतन, मुंशी प्रेमचंद का ऐसा उपन्यास है जिसपे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। सारी इनकी रचनाएं, सारे इनके आपके जितने भी आपके उपन्यास है सबको याद रखने। कथा सम्राट किसे बोला जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। उपन्यास सम्राट किसे बोला जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। जितना इनके बारे में पढ़ो उतना कम, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। तो बेमेल छांटने के लिए क्या था हमारा, चंद्रकांता किसकी है, देवकी नंदन खत्री की है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पर्यायवाची दिया गया है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अर्थात पंच शब्द का कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। तो पहला दिया गया हमारा पांच, पंच का पांच तो होता है, निर्णय करने वाले पंच, उन्हें भी पंचों को पांच बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ग्राम सरपंच को भी पंच बोलते हैं, पंचानन, ठीक है। ये पांच का नहीं होता, ये किसका होता है भैया आपका, ये तो पर्यायवाची है शिव का, पंचानन किसका होता है, शिव का पर्यायवाची है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है। तो बेमेल क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचानन। क्वेश्चन दिया गया है 17वां, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, करत करत अभ्यास के जलमति होत सुजान, बिल्कुल बेसिक बोलते हैं, करत करत अभ्यास के जलमति होत सुजान। उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रैक्टिस सेट करें अपना स्पीड से। दिया गया है खर शब्द निम्नलिखित में से किसका अर्थ नहीं है, पर्यायवाची अर्थात खर किसका पर्यायवाची नहीं है। पहला दिया गया गधा, दूसरा बाण, तीसरा तिनका, उसके बाद एक राक्षक जो दिया गया है, एक राक्षक दिया गया है, सही। खर किसका नहीं होता ये आपका, खर बाण का अनेकार्थी रूप नहीं होता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि खर किसका पर्यायवाची होता है, ये हमारा जो प्रत्यक्ष रूप से होता है गधे का पर्यायवाची होता है। गधे के अन्य पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, रासर होता है, उसके बाद घूसर होता है, बेसर होता है, रासर घूसर बेसर, चक्रीवान, गधे को गर्धब तो बोलते ही है, गर्धब बोलते हैं। अन्य जो नाम है आपको याद रखना है, शीतला वाहन भी बोलते हैं, क्या नाम है, शीतला वाहन बोलते हैं। सब किसके पर्यायवाची है, गधे के। रासर घूसर बेसर चक्रीवान गधा शीत है ना, खर भी इसका ही होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो दिया गया हमारा 19 दिया गया है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। बहुत सारे समानार्थी है पर्यायवाची से, अतः का समानार्थी क्या होगा, तो अतः का समानार्थी होगा आपका परिणामत, क्या होगा, परिणामत किसका होगा हमारा, अतः का समानार्थी शब्द हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया हमारा सुशिक्षित में उपसर्ग पहचानना है। सुशिक्षित में क्या उपसर्ग होगा, तो सुशिक्षित में जो उपसर्ग होगा हमारा सभी को पता है, आसान है बिल्कुल। सुशिक्षित में सु उपसर्ग होगा। अगर पूछा है सु उपसर्ग कौन सी भाषा का होगा, तो ये हमारा हिंदी भाषा का होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा में उपसर्ग की संख्या कितनी है, 13 उपसर्ग होते हैं। उसके बाद पूछा है उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन से,
हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? 13, संस्कृत में उपसर्ग 22, उर्दू में 19 होते हैं। ठीक है, पहचान भी लेंगे कि किसका उपसर्ग होता है। ये मैं आपको जितनी भी वीडियो में आते हैं, जितने भी क्वेश्चन कराते हैं उपसर्ग प्रत्यय से, मैं कराता हुआ चलता हूँ कि कौन कौन से उपसर्ग किसके होते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा धड़ाक में, ये अपना प्रत्यय से हो गया। ठीक है, अब देखो उपसर्ग और प्रत्यय को दोनों को एक साथ याद रखना कि उपसर्ग भी और प्रत्यय भी दोनों क्या होते हैं? दोनों हमारे ये आपके अभिकारी शब्द होते हैं। दोनों क्या होते हैं? दोनों अभिकारी होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही शब्द का अंश होते हैं, अर्थात एक हिस्सा होते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय दोनों शब्द का अंश होते हैं और दोनों अभिकारी होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें पूछा है धड़ाक में प्रत्यय क्या होगा? धड़ आक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, धड़ आक। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? कृत प्रत्यय, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसके साथ आते हैं? क्रिया के साथ, जबकि तद्धित प्रत्यय आपके संज्ञा के साथ आते हैं, सर्वनाम के साथ आते हैं और आपका विशेषण के साथ आते हैं। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है हमारा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मक्खन का जो हमारा तत्सम होगा बिल्कुल आसान है, मृक्षण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव। तत्सम और तत्सम, तत्सम और तद्भव दोनों से क्वेश्चन है, दोनों से आसान आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा आपका तद्भव क्या होगा? बंदर हमारा तद्भव हो जाएगा, जबकि इसका बानर तत्सम रूप हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा षटपद का पर्यायवाची बताना है। अच्छा है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाते षटपद का पर्यायवाची क्या होगा। देखो षटपद के जो पर्यायवाची होते हैं, अन्य में एक बहुत प्रसिद्ध होता अली आता है, लेकिन छोटी मात्रा के साथ आता है अली। उसके बाद होता है आपका एक होता है भ्रंग, उसके बाद तीसरा होता है मधुकर। ये सब किसके? आपके षटपद के हैं। उसके बाद मधुप होता है, अन्य में मिलिंद होता है। ठीक है, अब ये किसकी बात हो रही है हमारे? ये भ्रमर की हो रही है, अर्थात ये हमारे भोरे की बात हो रही है। ठीक है, ये भोरे के पर्यायवाची होते हैं षटपद, भ्रमर, अली, भ्रंग, मधुकर, मधुप और मिलिंद। सब किसके पर्यायवाची होते हैं? हमारे षटपद के पर्यायवाची, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी गिव अवे पूछा जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात गणेश का पर्यायवाची नहीं दिया गया है। गणेश के पर्यायवाची है, बहुत इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। पहले देखो लिख देता हूं एक दो। पहला जैसे ईशान पुत्र किसका पर्यायवाची है? आपका गणेश का पर्यायवाची है। उसके बाद माता का नाम गौरी नंदन किसका पर्यायवाची है? गणेश का। माता का नाम पार्वती नंदन अर्थात गणेश का पर्यायवाची है। उसके बाद महाकाया किसका पर्यायवाची है? आपका गणेश का पर्यायवाची है। उसके बाद मोदक दाता किसका पर्यायवाची है? गणेश का। नेक्स्ट याद रखना है, जो आपको याद रखना है, विघ्नेश किसका पर्यायवाची है? आपका ये भी हमारा गणेश का पर्यायवाची है। अन्य में वक्रतुंड किसका पर्यायवाची है? गणेश का। नेक्स्ट मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति किसका पर्यायवाची है? हमारे गणेश का। उसके बाद शंकर सुबन, शंकर सुबन इनके पिता से मिलकर बना है शंकर सुबन किसका पर्यायवाची? गणेश का। ठीक है, महाकाया किसका है? गणेश का। उसके बाद मोदक दाता किसका पर्यायवाची है? गणेश का। ये सब किसके पर्यायवाची है भैया? गणेश के। देखो कौन कौन से थे? शंकर सुबन, ईशान पुत्र, गौरी नंदन, पार्वती नंदन, महाकाया, ठीक है, मंगल मूर्ति, मोदक दाता
विघ्नेश, वक्रतुंड, ये सब किसके पर्यायवाची हमारे? गणेश के पर्यायवाची है। ठीक है, उसके बाद विनायक किसका है? ये भी गणेश का पर्यायवाची है। एकदंत, ये भी गणेश का पर्यायवाची है। लंबोदक, ये भी गणेश का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा, जो लिखा है धनद, ये किसका पर्यायवाची है? गणेश का पर्यायवाची ना होकर ये हमारा कुबेर का पर्यायवाची। ठीक है, आपको गणेश के पर्यायवाची याद रखने, उसके ऊपर हमने षटपद लिखे, भोरे के पर्यायवाची याद रखने। इसी तरह से आप प्रैक्टिस सेट करते चलो, सारे पर्यायवाची विलोम शब्द शहरों की धूल ऐसी उड़ती चली जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 26। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। अर्थात जो हमारा वर्तनी से क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन आता है वर्तनी से हर एग्जाम में, चाहे आपके 5 नंबर आएंगे तो वर्तनी से जरूर क्वेश्चन आएगा। गलत नहीं होना चाहिए, शुद्ध रूप बताना है। जो गलत है तो वो गलत क्यों है, शुद्ध रूप बताना है। पहले तो ये बता दे, देखो जो दिया गया हमारा संसारिक, ये गलत लिखा है। संसारिक नहीं होता, क्या होता है? सांसारिक होता है। क्या होता है? सांसारिक होता है। उसके बाद जो कीर्ति लिखा है, गलत लिखा है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद जो लिखा है आपका सर्वोत्तम, ये भी गलत है, डबल तय आ जाता है, अर्थात सर्वोत्तम होता है। तो शुद्ध क्या लिखा है आपका? सच्चिदानंद, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ था, ये हमारा शुद्ध वर्तनी का था। ठीक, उसके बाद अब देखते हैं हमारा जो गिव अवे है। एक तो आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में 14वां स्वर किसे कहते हैं, और ये जो 14वां स्वर है किस भाषा से लिया गया है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 14वां स्वर हिंदी वर्णमाला में किसे बोला गया है। उसके बाद जो बताना आपको क्वेश्चन है, एक तो ब्रज जो हमारी बोली है, दूसरी अवधी बोली, और तीसरी आपकी मैथिली बोली। ये तीनों ब्रज, अवधी और मैथिली, ये किस उपभाषा परिवार में आती है। ये आपका गिव अवे है। आप अपनी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया, कुछ ऐसे आंसर देते हैं जो सिर्फ एक का ही आंसर देते हैं, दोनों के आंसर देने अनिवार्य है। ठीक है, आपको कितने 100 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। अभी तक ये गिव अवे 11 को दिया जा चुका है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पूरे गिव अवे के साथ और पूरी